हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर होती है। इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे आरोप लगाए जाते हैं कि उनके ये जो दूसरा कंट्री है उसके द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्टेटस है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी। स्टूडेंट्स, इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी जितनी भी रिवर्स हैं उन सभी के वाटर के शेयरिंग से रिलेटेड ये जो ट्रीटी है 1960 के समय में 1960 के समय में ये ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस ट्रीटी को यहाँ पे जो नेगोशिएट करवाया गया था, जो ब्रोकर करवाया गया था, वो थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये ट्रीटी है वो साइन करवाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम बात करें ट्रीटी की, तो ट्रीटी के अंदर वाटर है उसके शेयरिंग से रिलेटेड बात की गई है। अब इंडस जो रिवर सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। अब ये रावी, ब्यास और सतलुज जो हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के रूप में इनको जाना जाता है। तो इंडिया को एक्सक्लूसिवली पावर दी गई है रावी, ब्यास और सतलुज से रिलेटेड। रावी, ब्यास और सतलुज जो रिवर हैं इनसे रिलेटेड इंडिया को एक्सक्लूसिव पावर है कि इसका जो वाटर है इंडिया यहाँ पे यूज कर सकता है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका। अगर हम बात करें जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? इंडस है, चेनाब है और झेलम है। इंडस, चेनाब और जो झेलम रिवर है वहाँ पे पाकिस्तान को मोर पावर है, बट इंडिया को भी बेसिकली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का जो वाटर है उसको यूज कर सकता है इंडिया। इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकता है। अगर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ द रिवर के ऊपर अगर बनाए गए हैं, रन ऑफ द रिवर जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अगर बनाए गए हैं तो उनका पानी भी इंडिया यहाँ पे यूज कर सकता है। डोमेस्टिक यूज जिसमें बेसिकली कंजप्शन के पर्पज़ से, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर में जो फिशरीज की प्रैक्टिस है उसके लिए भी इंडिया का इसका पानी है, इसका जो वाटर है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है इंडस है, चेनाब है एंड झेलम है, तो इसका जो पानी है वो यूज कर सकता है। अगर हम बात करें जो फ्लो ऑफ द लाइफ है उससे रिलेटेड कंटिन्यू यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है इंडस रिवर सिस्टम में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम में जो बेसिकली इंडिया को परमिट किया गया है वो वाटर यूज करना परमिट किया गया है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उनका डोमेस्टिक यूज कर सकता है, नॉन कंजप्टिव यूज एग्रीकल्चर के अंदर में जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है विद सर्टेन कंडीशन। इंडिया के द्वारा कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट भी किया गया है इन रिवर्स के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन के अंदर उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का नाम बता सकते हो जो कंटिन्यू न्यूज के अंदर होते हैं। आपसे भी पूछे जा सकते हैं कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है इनको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसे 1898 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेग नीदरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। ये जुडिशल कोर्ट की तरह वर्क नहीं करता है। यहाँ बेसिकली जो आर्बिट्रल जो ट्राइब्यूनल है उसके रूप में यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है। ऐसे डिस्प्यूट्स जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से निकल के आए हों, मेंबर स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, या कोई प्राइवेट पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो कोई एग्रीमेंट से, कोई ट्रीटी से अगर कोई यहाँ पे डिस्प्यूट है तो उनको देखा जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यहाँ पे अप्रोच किया गया है कि इंडस का जो रिवर सिस्टम है उसके लिटिल बिट जो वाटर है उसका स्टेटस के चेंज से रिलेटेड यहाँ पे अप्रोच किया गया है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आपको पता होना चाहिए नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेग नीदरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? 1898 का जो समय है उस समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यहाँ पे यूएन का मेंबर है, यूएन के मेंबर के रूप में ये पार्टिसिपेट करता है, बट नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दिया गया है। तो यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर ये एज ए ऑब्जर्वर के रूप में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश किया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कुछ लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाता है।
कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जब चिल्ड्रंस से उन्होंने इंटरेक्ट किया परीक्षा पे चर्चा के लिए, तो उस समय में उन्होंने ये बात बोली कि जो तमिल लैंग्वेज है वो एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि ये एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो आप देखिए कि हमारे अभी प्रेजेंट समय में हम बात करें, जिन लैंग्वेजों को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस दिया गया है वो है तमिल लैंग्वेज, संस्कृत है। संस्कृत आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है और इवन जो सदर्न इंडिया का जो पार्ट है उसमें एंशिएंट समय से बोली जाती थी। तमिल लैंग्वेज जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे बोली जाती है। कन्नड़ा की अगर हम बात करें, कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो आपको कर्नाटका के रीजन के अंदर बोली जाती है। तेलुगु की बात करें, जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे तेलुगु को यूज़ किया जाता है। मलयालम केरला के अंदर, और जो ओडिया लैंग्वेज है वो उड़ीसा के अंदर यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 6 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। ये शेड्यूल लैंग्वेज से डिफरेंट है। जो हमारी 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजों को डिफाइन किया गया है उससे काफ़ी अलग है क्लासिकल लैंग्वेज, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज को यहाँ पे शामिल करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। आप देखिए कि कुछ समय से जो मराठी लैंग्वेज है, वो उसने भी डिमांड की थी कि हमको जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका स्टेटस दे दिया जाए, तो उसके लिए डिमांड की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज को, यहाँ किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो देने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले उस लैंग्वेज का 1500 से 2000 ईयर का ओल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री होना चाहिए, कि 1500 से 2000 साल का रिकॉर्ड हिस्ट्री है, लिखा हुआ कोई ना कोई हिस्ट्री होना चाहिए। कोई लिटरेरी ट्रेडिशनल है जो उसका ओरिजिनल होना चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज का कॉपी पेस्ट, या अगर हम बोल सकते हैं कि किसी दूसरी लैंग्वेज से बोरो नहीं किया गया होना चाहिए। उसका ओरिजिनल जो ट्रेडिशन है, जो ग्रामर है, किस तरीके से यूज किया जाता है लैंग्वेज को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो मॉडर्न वे में जिस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, जो मॉडर्न वे में जो तमिल लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता है अगर, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए क्लासिकल जो तमिल लैंग्वेज जो यूज की जाती थी उससे। तो आप देखिए कि 3 क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए 2000 साल पुरानी। किसी दूसरी लैंग्वेज से उसको बोरो नहीं किया गया होना चाहिए, उसका जो भी क्लासिकल जो फॉर्मेट है, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, वो दूसरी लैंग्वेज से बोरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मॉडर्न समय में उस लैंग्वेज को अगर बोला जाता है तो डिफरेंट होनी चाहिए, उसका जो एंशेंट जो समय में डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए उस लैंग्वेज के बीच में, मॉडर्न समय में यूज़ की जाने वाली और एंशेंट समय में यूज़ की जाने वाली उस लैंग्वेज के बीच में। अभी यहाँ पे क्या बेनिफिट होंगे अगर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है वो दे दिया जाता है, तो उसके क्या बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट के द्वारा उस लैंग्वेज के स्टडी करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे। यहाँ पे 2 इंटरनेशनल अवार्ड हैं वो उस लैंग्वेज से रिगार्डिंग दिए जाएंगे हर साल। इसके अलावा यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोफेशनल जो चेयर हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर में। हर एक स्टेट के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उस लैंग्वेज को रीड करने से रिलेटेड, उस लैंग्वेज का रिसर्च से रिलेटेड जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल चेयर हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ उसके बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ लोग उसके अंदर पीएचडी कर सकेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा उस लैंग्वेज को। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो ये उसके बेनिफिट हैं। प्रेजेंटली हमारे 6 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है एंड ओडिया है। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, या लेटेस्ट जिस लैंग्वेज को ऐड किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में। तो ये यूपीएससी के द्वारा 2015 के समय में क्वेश्चन पूछा गया था। ओडिया उसका करेक्ट आंसर था। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे लेटेस्ट जिस लैंग्वेज को ऐड किया गया है वो है ओडिया लैंग्वेज। स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक चीता के बारे में है। चीता जिनको अभी सितंबर के मंथ में जो 17 सितंबर का जो दिन है उस दिन आपको पता ही होगा कि अफ्रीका से हमको चीता लेके आए थे, जिनको कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ट्रांसलोकेट किया गया है। चीताज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर इस वजह से था कि जो साउथ अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ से चीता प्रोजेक्ट के अंदर जो 12 बिग कैट्स हैं उनको लाया जाएगा। आप देखिए कि जो
प्रेजेंट समय में जो चीता लाए गए थे, जो सितंबर मंथ 2022 का जो सितंबर मंथ में जो चीता लाए गए थे, वो चीता लाए गए थे नामीबिया नाम के कंट्री से। नामीबिया नाम का जो कंट्री है, जो अफ्रीका के पास ही लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका के पास ही लोकेटेड है। तो यहाँ बताया गया है कि अब साउथ अफ्रीका से चीता लाने के से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो चल रहा है, वहाँ से अब चीता लाए जाएंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट चीता की, तो एशियाटिक चीता होते हैं और अफ्रीकन चीता होते हैं। जो एशियाटिक चीता होते हैं वो इंडिया के अंदर जो एक्सटिंक्ट हुए 1952 के समय इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि इंडिया के समय राजशाही चला करती थी, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, उनके द्वारा इनका हंटिंग किया जाता था, इनको मारा जाता था। तो हंटिंग करने की वजह से इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू डिक्लाइन होती गई। अब जो एशियाटिक चीता हैं उनका जो प्रेजेंट जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और कुछ थोड़े बहुत ये पाए जाते हैं ईरान के अंदर में। ईरान नाम का जो कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे ये पाए जाते हैं कुछ थोड़े बहुत एशियाटिक चीता। तो इनका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडिया में जो ट्रांसलोकेट किए गए हैं जो चीता, वो हैं अफ्रीकन चीता, जिनका स्टेटस वल्नरेबल है। एशियाटिक चीताज का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल स्टेटस होने के साथ इनकी संख्या काफ़ी सही है। इसके अलावा ये जो बेसिकली अगर हम बात करें, इनका जो शरीर जो है, जो बॉडी जो है वो बिगर होता है साइज के अंदर में, जो एशियन चीता हैं उनके मुकाबले में। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, एक लेक्चर है, वो हमने अपलोड किया है, वो आप जाके देख सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी जो लिंक है वो आपके लिए रख देंगे, तो आप उसके अंदर जाके देखना इसके बारे में। तो ये चीताज के बारे में था। कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर इनको ट्रांसलोकेट किया गया है, ऐसे ही नहीं लाया गया है स्टूडेंट्स। NTCA के द्वारा जब उनको लाया जाता है वहाँ से अफ्रीका से, तो उनको कुछ समय के लिए क्वारंटाइन मोड के अंदर रखा जाता है, फिर उसके बाद में ओपन स्पेस के अंदर उनको बाद से रिलीज किया जाता है। तो ये बेसिकली चीताज के बारे में टॉपिक था, आपको इनका स्टेटस है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये द हिंदू के अंदर एक इमेज दी गई थी पेरियार रिवर के बारे में। अब पेरियार रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको लाइफ लाइन के रूप में जानते हैं, कि केरल की ये लाइफ लाइन के रूप में इसको बोला जाता है। जो पेरियार रिवर है ये ओरिजिनेट होती है शिवगिरी हिल्स हैं वेस्टर्न घाट के अंदर। जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, शिवगिरी हिल है जहाँ पे हैं, वहाँ पे ये रिवर हैं जो ओरिजिनेट होती हैं। पेरियार नेशनल पार्क है जो केरल के अंदर सिचुएटेड है। वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक भी केरल के अंदर ही पाई जाती है। तो वहाँ से ये फ्लो करती हैं और फाइनली अरेबियन सी का जो एरिया है वहाँ पे ये अपने आप को ड्रेन करती हैं, वहाँ पे चली जाती हैं। स्टूडेंट्स, पेरियार रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी भी हैं, कुछ ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी हैं पेरियार रिवर की, क्योंकि यहाँ पे UPSC के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरियार रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला के रूप में क्यों जानते हैं, क्योंकि केरल के जितने भी यहाँ पे जो डैम हैं, जिसमें इडुक्की डैम है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुल्ला पेरियार जो डैम है, जो मुल्ला पेरियार डैम है, इडुक्की डैम है, ये दोनों डैम जो हैं वो यहाँ पे पेरियार रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं, या पेरियार रिवर का कोई ना कोई कन्फ्लुएंस है वहाँ पे डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप देखिए कि जो वेम्बनाड लेक है, जो रामसर साइट है, जो रामसर वेटलैंड है, रामसर कन्वेंशन के थ्रू जिन वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में जो स्टेटस दिया गया है, तो वेम्बनाड लेक भी यहीं पे सिचुएटेड है, इसी के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अलावा वेम्बनाड लेक के पास ही आपको देखने के लिए मिलेगा जो कुट्टानाड है। कुट्टानाड एक जगह है बेसिकली जहाँ बिलो द सी जो राइस है उसका कल्टीवेशन किया जाता है, और इसको एक एग्रीकल्चर हेरिटेज के रूप में माना गया है। एग्रीकल्चर हेरिटेज के अंदर इंडिया के अंदर 3 प्रैक्टिस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। सैफरॉन का कल्टीवेशन कश्मीर के अंदर, एक यहाँ पे प्रैक्टिस है उड़ीसा के अंदर, और थर्ड प्रैक्टिस है कुट्टानाड जो बिलो द सी जो राइस की प्रैक्टिस की जाती है। बिलो द सी मतलब ये नहीं है कि समुद्र के नीचे जाके प्रैक्टिस की जाएगी, मीन्स उस एरिया का जो सी लेवल है या जो हाइट है वो बिलो द सी लेवल है, इस वजह से वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। वो साउथ ऑफ वेम्बनाड लेक में सिचुएटेड है, तो बिलो द सी प्रैक्टिस की जाती है। नेहरू ट्रॉफी जो आपने सुना होगा, जो बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है, वो यहाँ पे वेम्बनाड लेक के अंदर ही ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो भी पेरियार रिवर का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ स्टूडेंट जो 25% जो केरल की जो इंडस्ट्री हैं, वो इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड हैं
पेरियार रिवर के बैंक के ऊपर में पेरियार रिवर का जो किनारा है उसी के पास लोकेटेड है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल थ्रेट के रूप में देखा गया था। इस फोटो के अंदर बताया गया है कि कैसे जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो 25% जो केरल की जो इंडस्ट्री हैं वो इसी बैंक के किनारों पे लोकेटेड हैं, इसी रिवर के जो बैंक हैं जो किनारे हैं वहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पेरियार रिवर को किस वजह से यहाँ पे लाइफ लाइन ऑफ केरल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। यहाँ हमने पेरियार रिवर के बारे में बात की, जो शिवगिरी हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट से, उसके बाद में अरेबियन सी की तरफ जाती है, और पेरियार नेशनल पार्क है, वेमनाड लेक है, वो सिचुएटेड हैं। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चीता के बारे में बात की, जो अफ्रीका से लाए जाएंगे, नामीबिया से हम लेके आए हैं, और आने वाले 10-12 साल तक ये कंटिन्यू हर एक साल इनको लाया जाएगा। इनकी जो संख्या धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज करनी है। एशियाटिक चीता 1952 से इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका था। टू मच उनका हंटिंग होने की वजह से हमारे जो राजा लोग थे जो हंटिंग किया करते थे। एशियाटिक चीता का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन चीता जो हम लेके आ रहे हैं उनका जो IUCN स्टेटस है वो इस समय में वल्नरेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की, 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा एंड तेलुगु हैं, मलयालम एंड ओडिया है। इसको याद करने का तरीका आपको एक बता सकते हैं कि जो सदर्न इंडिया का जो हमारा पार्ट है, तो आप देखिए कि केरल के अंदर मलयालम बोली जाती है, कनाडा के अंदर आप देखिए कि वहाँ पे जो कर्नाटक के अंदर कन्नड़ा बोली जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर तेलुगु यूज की जाती है, तो सॉरी तमिल यूज की जाती है। और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, हमारे जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उसके अंदर बेसिकली जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नीचे हमारे जो सदर्न इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं वहाँ का पार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पार्ट हो गया। 4-5 स्टेट्स के अंदर ये लैंग्वेज यूज की जाती है। इसके अलावा संस्कृत आपको पता होनी चाहिए, और ओडिशा नाम का जो स्टेट है वहाँ की ओडिया होगी। तो इस तरीके से 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे तेलुगु लैंग्वेज को सबसे एंशियंट ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच के अंदर में। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की, 1960 में ट्रीटी साइन की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नेगोशिएट करवाया गया ट्रीटी को। और ये ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान में इंडस वाटर सिस्टम के वाटर शेयरिंग से रिलेटेड है। अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अप्रोच किया गया है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।